सात ऐसे नेता जिन्हें उनकी ही पार्टी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। आज आप देखेंगे राजनीति का वह काला सच जो आज तक आपसे छुपाया गया। नंबर 7, वसुंधरा राजे जी। राजस्थान की राजनीति में महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे जी का दबदबा एक समय ऐसा था कि उनके बिना सूबे में बीजेपी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी ने राजस्थान के कोने कोने में अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को भारी बहुमत मिला तो हर किसी को लग रहा था कि महारानी की ताजपोशी तय है। लेकिन राजनीति के जादूगरों ने दिल्ली में बैठकर ऐसा पासा पलटा कि सब हक्के बक्के रह गए। वसुंधरा राजे जी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर किनारे कर दिया गया और एक बिल्कुल नए चेहरे भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। मंच पर जब मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे जी को थमाई गई तो उनके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। पार्टी हाईकमान ने उन्हें पूरी तरह से मार्गदर्शक की भूमिका में धकेल दिया। जो नेता कल तक टिकट बांटता था वो खुद अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए हाथ मलते रह गया। इसे ही कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। तख्त और ताज की जंग में ये अक्सर देखा है, जिसने चमन सींचा उसी को बाहर देखा है। नंबर 6, सचिन पायलट जी। अब बात करते हैं उस युवा नेता की जिसने राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था। साल 2018 के चुनावों से पहले सचिन पायलट जी ने चिलचिलाती धूप में सड़कों पर पसीना बहाया, रैलियां की और कार्यकर्ताओं में वो जोश भरा कि कांग्रेस सत्ता के गलियारे तक पहुंच गई। सबको लगा कि इस युवा शेर को अब उसका हक मिलेगा, लेकिन जैसे ही जीत हाथ लगी दिल्ली के दरबारियों ने पासा पलट दिया। कमान सौंप दी गई अनुभवी अशोक गहलोत जी के हाथों में। सचिन पायलट जी को सिर्फ डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा, जहां उनके पास ना तो कोई असली पावर थी और ना ही कोई सुनवाई। बात यही नहीं रुकी, अपनी ही सरकार में उन्हें निकम्मा और नकारा जैसे कड़वे शब्द तक सुनने पड़े। सचिन पायलट जी ने कई बार बगावती तेवर दिखाई, दिल्ली के चक्कर काटे, लेकिन हाईकमान ने हमेशा उन्हें दिलासा देकर शांत करा दिया। आज हालत यह है कि वो अपनी ही पार्टी में एक अंतहीन इंतजार के जाल में फंस कर रह गए हैं। चिराग तले अंधेरा क्या होता है, ये सचिन पायलट जी के राजनीतिक सफर को देखकर साफ समझा जा सकता है। उम्मीदों के समंदर में कश्ती डुबो दी उसने, जिसके लिए हमने अपनी रातों की नींद खो दी। नंबर 5, शिवपाल यादव जी। उत्तर प्रदेश की सियासत का ये वो पन्ना है जिसमें पारिवारिक कलह और राजनीतिक धोखे की सबसे बड़ी दास्तान लिखी है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके सगे भाई शिवपाल यादव जी ही थे। संगठन का एक एक कार्यकर्ता शिवपाल यादव जी के इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहता था। उन्होंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जी का दौर शुरू हुआ, चाचा और भतीजे के बीच वर्चस्व की ऐसी जंग छिड़ी कि पूरी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वो मंजर कौन भूल सकता है जब लखनऊ में पार्टी के मंच पर सरेआम अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी के हाथ से माइक छीन लिया था। शिवपाल यादव जी को अपनी ही बनाई पार्टी में इस तरह जलील और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा कि उन्हें अलग मोर्चा बनाना पड़ा। जिस चाचा ने भतीजे की उंगली पकड़कर उसे राजनीति की कखरा सिखाई थी, उसी भतीजे ने चाचा की जड़ें काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के चिराग से ही घर के में आग लगती है जब अपनों की नियत में खोट जागती है। नंबर 4, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कहानी कांग्रेस के इतिहास का वो घाव है जो आज भी हरा है। साल 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस का सबसे बड़ा और चमकीला चेहरा थे। उनके नाम पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिए थे। सरकार बनते ही कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई और सिंधिया जी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सिंधिया जी जब भी जनता के वादों और गेस्ट फैकल्टी के हक के लिए सड़क पर उतरने की बात कहते तो कमलनाथ जी बड़े अहंकार से कहते तो उतर जाएं। यह बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वाभिमान को चुभ गई। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो महाराज ने वो किया जिसकी कल्पना भी कांग्रेस ने नहीं की थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी। सिंधिया जी ने बगावत का बिगुल फूंका, अपने समय तक विधायकों को साथ लिया और कांग्रेस की चलती हुई सरकार को धड़ाम से गिरा दिया। यह कहानी सिखाती है कि अगर आप किसी कद्दावर नेता को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका पूरा साम्राज्य ही पलट कर रख देगा। दबाया गया जब मेरे स्वाभिमान को इस कदर तो मैंने भी बदल दिया पूरी महफिल का रुख।
नंबर 3, राज ठाकरे जी। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे जी की परछाई अगर किसी में दिखती थी तो वो थे उनके भतीजे राज ठाकरे जी। वही आक्रामक अंदाज, वही कड़क आवाज और वही तीखे तेवर। शिवसेना का बच्चा बच्चा राज ठाकरे जी को ही अपना अगला सेनापति मान चुका था। लेकिन राजनीति में जब बेटे का मुंह जागता है तो बड़े बड़े आदर्श धरे के धरे रह जाते हैं। बाला साहेब ने अपने भतीजे की काबिलियत के ऊपर अपने बेटे उद्धव ठाकरे जी को तरजीह दी। राज ठाकरे जी को पार्टी के भीतर इस तरह किनारे लगाया जाने लगा कि उनके लिए दम घुटना लाजमी हो गया। आखिरकार भारी मन से राज ठाकरे जी को मातोश्री का आंगन छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। हालांकि वो आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना को खड़ा करने में जो भूमिका उन्होंने निभाई थी उसे उनकी ही पार्टी ने भुला दिया। अपनों के दिए इस धोखे ने राज ठाकरे जी के राजनीतिक भविष्य को एक अलग ही ढर्रे पर लाकर खड़ा कर दिया। शेर की दहाड़ कभी कम नहीं होती, पिंजरा बदल जाने से उसकी साख कम नहीं होती। नंबर 2, प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे कद्दावर और बुद्धिमान नेता थे जिन्हें कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता था। सरकार पर जब भी कोई मुसीबत आती, प्रणब दा अपनी सूझबूझ से उसे टाल देते थे। देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले प्रणब मुखर्जी जी 2 बार देश के प्रधानमंत्री पद के सबसे स्वाभाविक और मजबूत दावेदार थे। पहली बार 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार 2004 में जब सोनिया गांधी जी ने पीएम बनने से इनकार कर दिया था। दोनों ही बार उनकी सीनियरिटी और काबिलियत को ताक पर रखकर दूसरों को आगे बढ़ा दिया गया। 1984 में राजीव गांधी जी को कमान मिली और 2004 में मनमोहन सिंह जी को। कहा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान को हमेशा डर रहता था कि प्रणब मुखर्जी जी इतने स्वतंत्र विचारों के हैं कि उन्हें रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। घाट घाट का पानी पी चुके प्रणब दा को आखिर में राष्ट्रपति बनाकर सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री की जो कुर्सी उनका हक थी वो उन्हें कभी नहीं मिल सकी। काबिलियत को मेरी उन्हें कभी परखा ही नहीं, वरना इतिहास के पन्नों में हमारा भी नाम होता। नंबर 1, लाल कृष्ण आडवाणी जी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं भारतीय जनता पार्टी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी जी। यह भारतीय राजनीति इतिहास का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला उदाहरण है, जहां एक नेता ने शून्य से शिखर तक पार्टी को पहुंचाया और अंत में उसे ही किनारे लगा दिया गया। साल 1980 के दशक में जब बीजेपी के पास महज 2 सीटें थीं, तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकालकर पूरे देश का माहौल बदल दिया था। उन्होंने जमीन आसमान एक करके बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में वो सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ थे। साल 2009 के चुनाव में वो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार भी थे, लेकिन साल 2014 आते आते पार्टी के भीतर एक नया जनरेशन शिफ्ट हुआ। नरेंद्र मोदी जी का दौर आया और लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखते ही देखते मार्गदर्शक मंडल नाम के एक ऐसे डिब्बे में डाल दिया गया जिसकी राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। जिस नेता ने अपने खून पसीने से पार्टी की नींव का पत्थर रखा था, उसे ही दूध की मक्खी की तरह निकाल कर किनारे कर दिया गया। यह राजनीति का वो क्रूर सच है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। नींव के पत्थरों को कौन याद रखता है यहाँ, लोग तो सिर्फ इमारतों की चमक देखते हैं।